नमस्कार साथियों, मैं सोवरन सिंह पटवारी और मेरे YouTube चैनल में एक आपका हार्दिक स्वागत है, जिसका नाम है हिंदी एक्सपर्ट 2014। पिछले अध्याय में हमने देखा स्वर एवं उनका वर्गीकरण। अब हम आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहले हम देख लेते हैं व्यंजन क्या है, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, व्यंजनों की अगर मैं बात करूं तो हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, यानी कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। यानी क की हम बात करें, च की बात करें, ट की बात करें, प और त, ये हमारे 5 वर्ग हैं। यानी कि क, ख, ग, घ और ङ। इसी प्रकार च, छ, ज, झ, य। इसी प्रकार ट की बात करें हम, ट, ठ, ड, ढ, ण। और त की बात करें प की बात करें प, फ, ब, भ और म। और त की बात करते हैं हम त, थ, द, ध और न। ये हमारे 5 वर्ग हैं। और आगे हम अब चर्चा करते हैं और भी वर्ण आते हैं जिसमें उस व्यंजन है, लेकिन उनकी हम बात आगे करेंगे। इसमें पहले हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। यानी कि व्यंजनों का वर्गीकरण है वो विद्वानों ने किस आधार पर किया है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इन वर्गों का जो वर्ग हैं 5, इनके अलावा यर, लव, स, ह, क्षेत्रज्ञ, इनकी हम आगे चर्चा करेंगे ये क्या हैं। लेकिन सबसे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। स्तुतः इनके 3 भेद किए जाते हैं, जिसमें हम चर्चा करते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों दोस्तों हमारे ये 5 वर्ग आते हैं, जिनकी हम और विस्तार से आगे अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। कौन कौन से हैं वो और क्या हैं, किस आधार पर इनका वर्गीकरण है, इनको भी हम देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन सभी पूर्ण वर्ग, यानी कि ये 5 वर्ग हैं, ये अक्षर हैं, वो स्पर्श व्यंजन माने गए हैं। और इनका उच्चारण है वो क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन की संज्ञा दी गई है। यानी कि ये हमारे 5 वर्ग हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, और आगे हम चर्चा करते हैं इसके अलावा और कौन कौन है। यानी सबसे पहले हम लेते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी कि स्पर्श व्यंजन यानी कि सभी पूर्ण वर्ग हैं वो स्पर्श व्यंजन माने गए हैं। और आगे हम चर्चा करते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरा हमारा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? इनके अंतर्गत हम निम्न व्यंजन हैं, जैसे य, र, ल और व। दोस्तों, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि ये स्वर और व्यंजन इनके बीच की अवस्था मानी गई है, ना तो ये पूर्ण स्वर है और ना ही ये पूर्ण व्यंजन है। और आगे हम चर्चा करते हैं, तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हमारे कोई 4 वर्ण आते हैं, स, स और ह। यानी कि व्यंजनों के वर्गीकरण में हम मोटे तौर पर देखते हैं तो स्पर्श व्यंजन यानी कि 5 जो वर्ग हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। और अंतस्थ व्यंजन हैं वो य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन हैं
जो हमारे स स स और ह, यानी कि एक प्रकार से इनको बोलते समय जो ऊष्मा है वो एक रगड़ के साथ बाहर निकलती है, इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। विशेष बात एक और नोट लगा के आप लिख लें कि प्रसंग बस उल्लेखनीय है कि हिंदी में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले वर्ण भी प्रचलित हैं। स्थूलतः इनके दो भेद किए जाते हैं जिनमें हम चर्चा करते हैं। एक हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। नंबर एक हम अगर इनको कहें तो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों के मेल से, यानी कि दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, छ, त्र और ज्ञान, ये तीन ही हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाते हैं। यानी कि जो छ होता है, इसको अगर हम देखें तो इसका क, श और अ, यानी कि क, श और अ, इनके मिल से इसका निर्माण होता है। और आगे बात कर लेते हैं हम त, यानी कि इसमें त, र और अ। और इसी प्रकार तीसरा है ज्ञ। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो उच्चारण है वो ज और य से मिलकर के होता है, यानी कि ज, य और अ, इनसे मिलकर के होता है, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन चौथे वर्ण भी एक विशेष परंपरा में आता है जिसको हम कहते हैं श्र, यानी कि श्रीमान वगैरह जो शब्द हैं उनमें ये विशेषतर यूज किया जाता है। लेकिन अभी केवल तीन ही जो हमारे वर्ण हैं इनको केवल मान्यता मिली है संयुक्त व्यंजन में। चौथा भी व्यंजन है जिसको अभी मान्यता नहीं मिली है, जिसका निर्माण है वो स, विशेषता देख लें, स और र के मिलने से होता है, जिसे हम श्रृंगार, श्रीमान इनमें विभक्त करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने बताया था द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करें आगे। यानी कि अब हम आगे लेते हैं द्वितीय व्यंजन। देखिए साथी, द्वितीय व्यंजन क्या होता है। एक जैसे वर्णों के मेल को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या बहुत है और कुछ की सत्ता स्वतंत्र स्वीकार होने लगी है, लेकिन अभी तक इनकी सत्ता है वो स्वतंत्र नहीं है। द्वितीय व्यंजनों में हम देखते हैं जैसे द्वितीय व्यंजन, इनमें हम देखते हैं जैसे अपना कच्चा, पक्का, यानी कि इसमें च च और इसमें क मिलके आए हैं। और आगे हम बात कर लें जैसे गड्ढा, ये क्या है, ये द्वितीय व्यंजन है। यानी कि इन्हें हम द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं जहाँ एक जैसे व्यंजन मिलकर के कोई शब्द का निर्माण करते हैं। और आगे चलते हैं व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन वर्णों में कुछ वर्गीकरण इस प्रकार है उच्चारण स्थान के आधार पर। यानी कि सबसे पहले, और इसमें आगे हम चर्चा करेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है। अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। यानी कि सबसे पहले हमारा आता है कंठ, जिसको हम कंठ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, एक अ, आ और क वर्ग, यानी कि जो हमारा क वर्ग है उसके पांचों वर्ड इसमें आएंगे और एक विसर्ग और ह। दोस्तों ये
वर्ण हैं जिन्हें हम कंठ वर्ण के नाम से भी जानते हैं। और आगे हम देखते हैं तालु, यानी कि इनका उच्चारण स्थान तालव्य के नाम से जाना गया है। इसमें इ और ई यानी कि छोटी और बड़ी और पूरा च वर्ग, जो हमने अभी पांचों जो वर्ग थे उनकी चर्चा की। इसमें च वर्ग, य और स, य और स, ये वर्ण है, ये हमारे तालव्य माने गए हैं। और इससे आगे हम बात करते हैं मूर्धा, जिसमें हम देखते हैं एक प्रचलन में संस्कृत में आता है रे, और इसमें आगे ट वर्ग, जो ट है उसके ट वर्ग के पांचों वर्ड इसमें आएंगे, और र और स, यानी कि जो पेट चिरा हुआ स जिसको बोलते हैं वो इसमें आता है। और आगे चलते हैं दंत्य, यानी कि त वर्ग, यानी कि त के जो पांचों वर्ग हैं वो इसमें आएंगे, त वर्ग, और ल और स, यानी कि जो ल और स, यानी त के पांचों वर्ग और ल और स, ये दंत के अंतर्गत आते हैं। और अब आते हैं हम ओठ, जैसे हम ओ और उ और प वर्ग, यानी कि पांच इसके दो ये, यानी कि जो सात हैं वो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं नासिक के, यानी कि वर्गों के पांचों लास्ट के जो वर्ग हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम लेते हैं ङ, य, ण, न, म तथा अनुस्वार और चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं। इनकी चर्चा नासिका के अंतर्गत करते हैं, यानी कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका से होता है। अब आगे चलते हैं कंठ तालु, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, जिसमें ए और ऐ, ये वर्ण है जो ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु के अंतर्गत आता है। और आगे चर्चा करते हैं हम कंठोष्ठव, यानी कि जो कंठ और ओष्ठ इनके द्वारा इनका उच्चारण होता है, जिन्हें हम लेते हैं ओ, औ, यानी कि ओ और औ, ये हमारे कंठोष्ठ में आते हैं। और अब आते हैं दांत, यानी दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में हम देखते हैं व और फ, यानी कि ये दो वर्ण हैं। वकारस्य दंतोष्ठम संस्कृत में हम बोले तो व और फ ये वर्ण हैं, ये कंठोष्ठ में दंतोष्ठ में आते हैं। और एक विशेष वर्ण है जिसकी हम चर्चा करते हैं ह, यानी कि जो विसर्गजन्य ह है हमारा एक काकल्य के अंतर्गत आता है, यानी कि जो काकल्य है वो हमारा ये गला होता है, उसके द्वारा इसका उच्चारण होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि कंठ में अ, आ, क वर्ग और विसर्ग और ह। आगे तालु ई, च वर्ग, य और स। मूर्धा में री, ट वर्ग, र और स। और आगे दंत में त वर्ग, ल और स। ओष्ठ में उ, प वर्ग। नासिका में पांचों जो वर्ग हैं उनके अंतिम वर्ग तथा चंद्र बिंदु और अनुस्वार। और कंठ तालु में ए, ऐ, कंठोष्ठ में ओ, औ, दंतोष्ठ में व और फ, और एक काकल्य है अंत में। इसमें हम विसर्गजन्य जो ह होता है उसकी चर्चा करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे हम वाह्य प्रयत्न के आधार पर।
यानी कि वायु परिवर्तन के आधार पर जो व्यंजन है उनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है।